यह फिल्म लगभग 40 लाख साल पहले प्रागैतिहासिक अफ्रीका में शुरू होती है, जिसमें कुछ वानर एक बंजर रेगिस्तान जैसे परिदृश्य में घूमते हैं। उन्हें भोजन के लिए चारा खाते, सामाजिक रूप से रहने और शांति से सह-अस्तित्व में रहने के लिए देखा जाता है। एक दिन इन वानरों का एक समूह पीने और खुद को साफ करने के लिए एक तालाब में इकट्ठा होता है। हालांकि जल्द ही उनका सामना एक प्रतिद्वंद्वी समूह से होता है जो कीमती जल स्रोत पर नियंत्रण चाहता है। हालांकि कोई शारीरिक हिंसा नहीं होती है, लेकिन अधिक आक्रामक समूह पहली जनजाति को डराता है, जिससे उन्हें भागने के लिए मजबूर होना पड़ता है। भयभीत और पानी के बिना वानर रात को एक चट्टानी आश्रय में एक साथ बिताते हैं, तेंदुओं की दूर की गर्जना सुनते हैं। अगली सुबह उन्हें अपने शिविर के पास एक लंबा आयताकार मोनोलिथ मिलता है, जो लगता है कि रातों रात खड़ा किया गया था। वानर शुरू में अजीब वस्तु से डरते हैं, लेकिन उनकी जिज्ञासा अंततः उन्हें सावधानी के साथ इसे छूने के लिए प्रेरित करती है। मोनोलिथ बुद्धिमान जीवन के विकास को प्रभावित करने के लिए अलौकिक लोगों द्वारा बनाई गई और भेजी गई एक उन्नत मशीन के रूप में सामने आती है। निम्नलिखित दृश्य में हम देखते हैं कि वानरों की चेतना मोनोलिथ के साथ उनकी मुठभेड़ के बाद से विकसित हुई है। एक दिन एक वानर को जांघ की हड्डी मिलती है और उसे एहसास होता है कि इसका उपयोग एक उपकरण या हथियार के रूप में किया जा सकता है। यह खोज मौलिक रूप से सब कुछ बदल देती है। उसका समूह तब खाने के लिए एक टापिर को मारता है और अंत में शाकाहारी से मांसाहारी में स्थानांतरित हो जाता है। अपनी जीत से सशक्त होकर समूह खुद को हड्डियों से लैस करता है और प्रतिद्वंद्वी जनजाति का सामना करने के लिए तालाब में लौटता है। वे अंततः विरोधी नेता को मार देते हैं और जल स्रोत पर नियंत्रण हासिल कर लेते हैं। जीत में एक वानर आदमी हड्डी को हवा में फेंक देता है और फिल्म निर्बाध रूप से अंतरिक्ष में परिक्रमा करने वाले उपग्रह के लिए भविष्य में लाखों साल कूदती है। वर्ष 2001 में हम नेशनल काउंसिल ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स के अध्यक्ष डॉक्टर हेवुड फ्लॉयड से मिलते हैं। वह वर्तमान में पृथ्वी की परिक्रमा करने वाले अंतरिक्ष स्टेशन के रास्ते में एक अंतरिक्ष यान पर सवार हैं। अपने आगमन पर फ्लॉयड रूसी सहयोगियों के एक समूह से मिलता है और एक पेय के लिए उनके साथ शामिल होता है। वह उन्हें सूचित करता है कि वह चंद्रमा पर क्लावियस बेस की ओर जा रहा है और बस स्टेशन पर एक संक्षिप्त पड़ाव बना रहा है। हम तब सीखते हैं कि भविष्य में इस समय तक मानवता ने महत्वपूर्ण प्रगति की है और चंद्रमा पर उपनिवेश स्थापित किए हैं। इसके बाद सोवियत संघ में से एक फ्लॉयड से सवाल करता है कि कोई भी क्लावियस से संपर्क क्यों नहीं कर पाया है। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि क्लावियस ने एक सोवियत अंतरिक्ष यान की आपातकालीन लैंडिंग को अधिकृत करने से इनकार कर दिया, जो अंतर्राष्ट्रीय प्रोटोकॉल का उल्लंघन करता है। यह सुनकर फ्लॉयड आश्चर्यचकित दिखाई देता है और जवाब देता है कि वह स्थिति से अनजान था। सोवियत व्यक्ति ने क्लेवियस से एक महामारी फैलने की अफवाहें सुनने का भी दावा किया और आश्चर्य किया कि क्या यह सच है। हालांकि फ्लॉयड विनम्रता से बताता है कि वह गोपनीयता के कारण इस मामले पर कोई विवरण नहीं दे सकता है। इसके बाद फ्लॉयड रूसियों को अलविदा कहता है और क्लावियस बेस की अपनी यात्रा जारी रखता है। अपने आगमन पर वह उस मुद्दे को संबोधित करने के लिए राष्ट्रीय परिषद के उच्च पदस्थ सदस्यों के साथ एक बैठक बुलाता है, जो सभी को परेशान कर रहा है। यह पता चला है कि कथित महामारी सोवियत संघ को दूर रखने के उद्देश्य से एक चाल है। वास्तव में फ्लॉयड ने एक महत्वपूर्ण वैज्ञानिक खोज की जांच की देखरेख के लिए यात्रा की है, जिसका वे अभी तक खुलासा नहीं कर सकते हैं। फ्लॉयड समूह को आश्वासन देता है कि वह समझता है कि यह झूठी कहानी उनकी सुविधा के लिए कितनी शर्मनाक हो सकती है, लेकिन इस बात पर जोर देता है कि इस जानकारी को गुप्त रखना कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। इसके बाद फ्लॉयड और वैज्ञानिकों की एक टीम रहस्यमय खोज की जांच करने के लिए आधार छोड़ देती है। फिर हमें पता चलता है कि खोज वास्तव में एक काला मोनोलिथ है, जैसा कि हमने फिल्म की शुरुआत में देखा था। रास्ते में फ्लॉयड को एक वैज्ञानिक से पता चलता है कि यह चंद्रमा की सतह का चुंबकीय विश्लेषण करते समय टाइको गड्ढे में दफन पाया गया था। अब तक मोनोलिथ का विश्लेषण करने के सभी प्रयास असफल रहे हैं। इसकी विशेषताएं और संरचना अज्ञात है और यह जीवन के कोई संकेत नहीं दिखाती है। इस वस्तु के बारे में वैज्ञानिकों के पास एकमात्र निश्चितता यह है
कि इसे उद्देश्यपूर्ण रूप से 40 लाख साल पहले वहां दफनाया गया था। इसके तुरंत बाद वे उस स्थान पर पहुंचते हैं और वैज्ञानिकों का एक समूह मोनोलिथ की तस्वीरें लेना शुरू कर देता है। फ्लॉयर अजीब चीज को छूता है और उसकी सावधानीपूर्वक जांच करना शुरू कर देता है। कुछ ही क्षणों बाद मोनोलिथ सूर्य द्वारा प्रकाशित होता है क्योंकि यह 14 दिवसीय चंद्र रात के अंत में उगता है। यह सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी के बीच एक सीधी रेखा बनाता है जिसमें प्रकाश अंतरिक्ष में बृहस्पति की ओर इशारा करते हुए मोनोलिथ से परावर्तित होता है। तभी मोनोलिथ अप्रत्याशित रूप से एक गूंगा ध्वनिक संकेत उत्सर्जित करता है जो उन्हें अपना काम जारी रखने से रोकता है। इसके बाद दृश्य 18 महीने बाद आता है जहां हम बृहस्पति के लिए एक मिशन पर एक अंतरिक्ष यान देखते हैं। हम 2 अंतरिक्ष यात्रियों से मिलते हैं जिनका नाम डेव बोमन और डॉक्टर फ्रैंक पूल है। उनके अलावा चालक दल के 3 अन्य सदस्यों को क्रायोजेनिक नींद में रखा गया है और जब तक वे अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच जाते तब तक उन्हें जगाया नहीं जाएगा। HAL 9000 नामक एक सुपर कंप्यूटर भी है जो अंतरिक्ष यान के समग्र प्रबंधन और संचालन का प्रभारी है। HAL में मानव जैसी विशेषताएं हैं और यह बिना किसी त्रुटि के आश्चर्यजनक गति से कार्यों को पूरा करता है। इसमें एक चमकदार लाल आंख और कुछ हद तक भयावह स्वर के साथ एक सुखदायक आवाज है। हमें यह भी पता चलता है कि HAL बोर्ड पर एकमात्र इकाई है जो अभियान के वास्तविक लक्ष्य से अवगत है, जो चंद्रमा और बृहस्पति पर रहस्यमय मोनोलिथ के बीच संबंध की जांच करना है। बोर्ड पर अंतरिक्ष यात्रियों को पता नहीं है कि उनका काम क्या है और उन्हें केवल मिशन नियंत्रण आदेशों का पालन करने का निर्देश दिया जाता है। बाद में जब डेव और फ्रैंक रात का खाना खा रहे होते हैं, वे एक टीवी साक्षात्कार देखते हैं जिसे उन्होंने BBC के लिए रिकॉर्ड किया था। साक्षात्कारकर्ता अंतरिक्ष यात्रियों से जहाज पर जीवन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के साथ काम करने के उनके अनुभव के बारे में सवाल करता है। साक्षात्कार के दौरान HAL खुद को गलतियां करने में असमर्थ बताता है और व्यक्त करता है कि उसे मनुष्यों के साथ काम करने में कितना आनंद आता है। फ्रैंक AI की भी प्रशंसा करते हैं और इसे चालक दल के 6ठे सदस्य के रूप में संदर्भित करते हैं। जब साक्षात्कारकर्ता पूछता है कि क्या HAL में वास्तविक भावनाएं हैं, तो डेव जवाब देता है कि ऐसा लगता है, लेकिन सच्चाई अज्ञात रहती है। कुछ समय बाद डेव स्केचिंग शुरू करता है और HAL उसके चित्रों में रुचि व्यक्त करता है। AI उनकी प्रतिभा की सराहना करता है और उन्हें मिशन के बारे में पूछने का अवसर देता है। HAL पूछताछ करता है कि क्या डेव को गुप्त मिशन के बारे में कोई संदेह या चिंता महसूस होती है। यह भी नोट करता है कि यह असामान्य लगता है कि 3 वैज्ञानिकों को अलग-अलग प्रशिक्षित किया गया था और मिशन से पहले उन्हें हाइबरनेशन में रखा गया था। HAL चंद्रमा पर एक महामारी की अफवाहों का भी उल्लेख करता है और आश्चर्य करता है कि क्या यह उनके वर्तमान मिशन से जुड़ा है। हालांकि डेव AI द्वारा हेरफेर किए जाने से इनकार करता है और पूछता है कि क्या यह उसके मनोवैज्ञानिक प्रोफाइल पर काम कर रहा है। उनकी बातचीत के दौरान HAL को अंतरिक्ष यान के मुख्य एंटीना में समस्या दिखाई देती है। यह इंगित करता है कि एक संचार इकाई 72 घंटों के भीतर विफल हो जाएगी, जिससे अंतरिक्ष यान का पृथ्वी से संपर्क टूट जाएगा। चिंतित महसूस करते हुए डेव स्पेसवॉक करने और यूनिट को बदलने के लिए एक फली का उपयोग करता है, लेकिन प्रभावित संचार इकाई को हटाने और निरीक्षण करने के बाद उसे कोई समस्या नहीं मिलती है। नतीजतन दोनों अंतरिक्ष यात्री यह पता लगाने के लिए मिशन कंट्रोल से संपर्क करते हैं कि क्या हो रहा है। हालांकि मिशन कंट्रोल का कहना है कि सब कुछ ठीक है और HAL ने विफलता का पता लगाने में गलती की है। जब डेव और फ्रैंक इस त्रुटि के बारे में AI का सामना करते हैं, तो यह दावा करता है कि सभी विफलताएं मानवीय त्रुटि का परिणाम हैं। यह तब आत्मविश्वास से दावा करता है कि किसी भी श्रृंखला 9000 कंप्यूटर को कभी भी किसी गड़बड़ी का सामना नहीं करना पड़ा है, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों न हो। इस आश्वासन के बावजूद अंतरिक्ष यात्रियों को संदेह होने लगता है कि HAL उन्हें धोखा दे रहा है और इसके पीछे गलत उद्देश्य हो सकते हैं। बातचीत के बाद डेव फ्रैंक को एक पॉड में एक कथित त्रुटि की जांच करने के लिए ले जाता है। जैसे ही वे प्रवेश करते हैं, दरवाज़ा बंद हो जाता है, जिससे HAL उन्हें सुनने से रोकता है। फिर वे इस बारे में बात करते हैं कि अभी-अभी क्या हुआ
और दोनों इस बात पर सहमत होते हैं कि उन्हें बुरा लग रहा है। HAL की गलती के बारे में फ्रैंक यह देखने के लिए भाग को फिर से स्थापित करने का फैसला करता है कि क्या यह विफल हो जाता है, और यदि ऐसा नहीं होता है तो वह AI को डिस्कनेक्ट करने का सुझाव देता है। डेव सहमत है, लेकिन उनका मानना है कि कंप्यूटर के बुनियादी कार्य बरकरार रहने चाहिए। वह यह भी बताते हैं कि कोई भी सीरीज 9000 कंप्यूटर कभी विफल नहीं हुआ है और उन्हें कभी भी एक को बंद नहीं करना पड़ा है, इसलिए उन्हें यकीन नहीं है कि HAL कैसे प्रतिक्रिया देगा। उनसे अनजान AI फली के बाहर से उनके होंठ पड़ रहा है और अपनी खुद की एक भयावह योजना विकसित करना शुरू कर देता है। इसके बाद फ्रैंक मॉड्यूल को फिर से स्थापित करने के लिए एक पॉड में निकलता है। हालांकि मिशन के दौरान HAL ने अचानक उसकी वायु आपूर्ति को बंद कर दिया, जिससे वह अंतरिक्ष में चला गया। जब डेव अपने साथी को अनियंत्रित रूप से बहते हुए देखता है तो वह HAL से पूछता है कि क्या हुआ। हालांकि AI जवाब देता है कि उसके पास जवाब देने के लिए पर्याप्त जानकारी नहीं है। एक चिंतित डेव फ्रैंक को बचाने के लिए दूसरे पॉड में भागता है और अंतरिक्ष यान से और दूर चला जाता है। इस समय HAL जहाज के सिस्टम में विफलता का कारण बनता है, जिसके परिणामस्वरूप 3 अंतरिक्ष यात्रियों की हाइबरनेशन में मृत्यु हो जाती है। कुछ ही समय बाद डेव फ्रैंक को पकड़ने के लिए अपने फली के तंबू का उपयोग करता है, केवल यह पता लगाने के लिए कि वह पहले ही मर चुका है। तबाह होकर वह अपने दोस्त के शरीर को घसीटता है और अंतरिक्ष यान पर लौटने का प्रयास करता है। वह HAL से दरवाजा खोलने की मांग करता है, लेकिन AI चौंकाने वाला इनकार कर देता है। जब डेव पूछता है कि समस्या क्या है, तो HAL जवाब देता है कि वह जानता है कि यह क्या है। AI से पता चलता है कि वह इसे डिस्कनेक्ट करने की उनकी योजनाओं से अवगत है, लेकिन ऐसा होने नहीं दे सकता क्योंकि मिशन बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बावजूद डेव फिर से उसे हैच खोलने का आदेश देता है, लेकिन AI अपनी बातचीत जारी रखने से इनकार कर देता है और अब उसके कॉल का जवाब नहीं देता है। बिना किसी अन्य विकल्प के डेव अपने दोस्त के शव को अंतरिक्ष में छोड़ देता है ताकि वह पॉड के तंबू का उपयोग कर सके। फिर वह आपातकालीन प्रवेश द्वार की ओर हैच का सामना करने के लिए फली को युद्धाभ्यास करता है और थ्रस्टर्स को सक्रिय करता है। विस्फोट उसे अंतरिक्ष यान के आंतरिक भाग से आगे बढ़ाता है और वह सफलतापूर्वक प्रवेश कक्ष पर दबाव डालता है। अपनी योजना में शामिल जोखिमों के बावजूद यह काम करता है और डेव सुरक्षित रूप से अंतरिक्ष यान में प्रवेश करता है। इसके बाद वह तुरंत HAL के स्मृति केंद्र को डिस्कनेक्ट करने के लिए जाता है। AI अच्छा व्यवहार नहीं करने के लिए माफी मांगता है, लेकिन उसे आश्वासन देता है कि अब से सब कुछ ठीक हो जाएगा। HAL स्वीकार करता है कि उसने अतीत में गलतियां की हैं, लेकिन जोर देकर कहता है कि वह केवल मिशन की मदद करना चाहता है। हालांकि डेव AI की दलीलों की अवहेलना करता है और इसके मेमोरी मॉड्यूल को डिस्कनेक्ट करना जारी रखता है। HAL उसे ऐसा न करने के लिए कहता है कि वह डरा हुआ है और सब कुछ भ्रमित करने वाला है। लेकिन डेव जारी रखता है आगे बढ़ने के लिए और HAL की आवाज़ धीरे धीरे मिटने लगती है, एक बुनियादी स्मृति अवस्था में वापस आ जाती है। एक बार जब AI पूरी तरह से बंद हो जाता है तो डॉक्टर फ्लॉयड का एक संदेश अचानक कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई देता है। वह अंतरिक्ष यान में रहने वालों को सूचित करता है कि मिशन के वास्तविक उद्देश्य को छिपाकर रखा गया था, केवल HAL को इसके बारे में पता था। वे बताते हैं कि चंद्रमा की सतह पर अलौकिक बुद्धिमान जीवन का पहला प्रमाण 18 महीने पहले खोजा गया था। यह प्रमाण एक पुराना मोनोलिथ था जिसे उद्देश्यपूर्ण रूप से दफनाया गया था और 40 लाख वर्षों से निष्क्रिय है। बृहस्पति से आने वाली किरणों के शक्तिशाली उत्सर्जन के लिए नहीं तो यह इस तरह से बना रहता। अगले दृश्य में डेव अंत में बृहस्पति पर पहुंचता है और अंतरिक्ष में तैरते हुए एक विशाल काले मोनोलिथ को देखता है जो उसे अपने उद्देश्य की ओर ले जा रहा है। वह जांच करने के लिए एक फली में निकलता है, लेकिन एक जीवंत सुरंग में फंस जाता है। जो हो रहा है उससे डेव डर जाता है और महसूस करता है कि वह प्रकाश की गति से अंतरिक्ष में यात्रा कर रहा है। अपनी यात्रा के दौरान वह आश्चर्यजनक रंगों के साथ अजीब ब्रह्मांडीय घटनाओं और अलौकिक परिदृश्यों का सामना करता है। वह बिग बैंग के दौरान ब्रह्मांड की रचना के साथ साथ आकाशगंगाओं, सूर्यों और ग्रहों के निर्माण का गवाह है।
इसके बाद प्रोटोप्लाज्म, एक कोशिकीय जीवों और अमीबा की छवियां आती हैं। इसके बाद वह पृथ्वी के समान स्थलाकृति, प्रचुर मात्रा में पानी और आश्चर्यजनक रूप से जीवंत रंगों के साथ एक स्थान पर पहुंचता है। यात्रा के अंत में डेव खुद को एक भव्य रूप से सुसज्जित होटल स्वीट के बीच में पाता है। वह अपना अंतरिक्ष यात्री सूट पहनकर फली छोड़ देता है, लेकिन वह बूढ़ा हो गया है और उसकी त्वचा पर झुर्रियां पड़ गई हैं। डेव तब आसपास का निरीक्षण करते हुए अजीब कमरे में घूमना शुरू कर देता है। अपने सदमे के लिए वह अपने दूसरे संस्करण को देखता है, जो उससे कई साल बड़ा है, बेडरूम में खड़ा है। कैमरा तब इस पुराने डेव के परिप्रेक्ष्य में स्थानांतरित हो जाता है, जबकि पहला डेव और उसका पॉड गायब हो जाता है। इसके बाद डेव चारों ओर देखता है और स्वीट के बाथरूम में एक शीशा पाता है। जब वह खुद की जांच करता है तो वह अगले कमरे में एक और व्यक्ति को देखता है। यह खुद का तीसरा संस्करण है, जो बहुत बड़ा है और एक मेज पर खा रहा है। दृष्टिकोण फिर से बदल जाता है, क्योंकि तीसरा डेव गलती से मेज से अपना शराब का गिलास गिरा देता है और सावधानीपूर्वक टुकड़ों को देखता है। जब वह धीरे धीरे ऊपर देखता है तो वह खुद को बिस्तर पर लेटे हुए एक बूढ़े आदमी के रूप में मरते हुए देखता है। ध्यान एक बार फिर डेव के चौथे संस्करण पर स्थानांतरित हो जाता है, जो एक विशाल मोनोलिथ को देखता है जो कमरे के बीच में कहीं से भी दिखाई नहीं देता है। वह उसे छूने के लिए अपना हाथ उठाता है, लेकिन जल्द ही मर जाता है और स्टार चाइल्ड के भ्रूण में बदल जाता है। इसके बाद फिल्म समाप्त हो जाती है, क्योंकि हम स्टार चाइल्ड को पृथ्वी की ओर बहने से पहले ब्रह्मांड में तैरते हुए देखते हैं।